हेलो एवरीवन, सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया है। पिछली क्लास में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये ऑर्गेनेल्स के डिफरेंसेस को समझते हैं। क्या डिफरेंसेस आते हैं? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल is present as the outermost boundary, but in animal cell wall is absent. उसके बाद नेक्स्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो दोनों में कॉमन है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पर, और एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल के टर्म्स में डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है वो सेम है। इसमें दोनों में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सॉल जेल नेचर दोनों का होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अब मेजर ऑर्गेनेल के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस, प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द कॉर्नर, इज नॉट सेंट्रल। एनिमल सेल में इसेंट्रिक होता है, यानी कि इट इज मोर टुवर्ड्स द सेंट्रल, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस इज मोर टुवर्ड्स द पेरीफेरी, इट इज पेरीफेरल। क्यों? क्योंकि वैक्यूल लार्ज होता है एंड सिंगल इन नंबर होता है, और वो मेजर जगह ले लेता है सेल का। पर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल में, स्मॉल एंड न्यूमरस इफ प्रेजेंट, क्योंकि मिलते भी नहीं है सब में वो। न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, जिसको यहाँ पर डेस्मोसोम्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, उसके बाद लाइसोसोम्स। प्लांट सेल के लाइसोसोम्स को स्पीरोसोम्स कहा जाता है। स्पीरोसोम्स, दीज आर लाइसोसोम इन प्लांट सेल, राइट। स्पीरोसोम, दीज आर लाइसोसोम्स इन प्लांट सेल। तो ये सारा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है जिसका मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। उसके अलावा सेंट्रियोल एब्सेंट है प्लांट सेल में, पर यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है। राइबोसोम दोनों में सेम प्रकार का है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सेम तरीके से है। So both have ribosome present. And mitochondria present. अब मेजर डिफरेंस होता है प्लास्टिड का। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। डिफरेंसेस वाले पॉइंट है ये। बाकी कुछ कॉमन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एंड सेंट्रियोल आल्सो। So these are the differences between plant cell and animal cell. साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं। साइटोप्लाज्मिक, मोस्टली जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो सारे के सारे लिविंग कंटेंट में काउंट होते हैं। लिविंग में आते हैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स। एंड नॉन लिविंग में क्या चीजें आती हैं? नॉन लिविंग में आता है वेस्ट मटेरियल। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वेस्ट मटेरियल, जिसको अर्गैस्टिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं। या फिर सेल इंक्लूजन्स भी कहते हैं। They are known as cell inclusions or ergastic substances or waste materials. इसमें फूड पार्टिकल्स हैं।
जो ऐसे ही स्कैटर्ड हैं, फूड पार्टिकल्स जैसे कि स्टार्च ग्रेन्स, कुछ इस तरीके से, पोटैटो में, राइस में प्रोटीन स्टोरेज होता है, एलिरॉन लेयर, ऑयल ड्रॉपलेट्स का स्टोरेज है, एडिपोसाइट्स, कैस्टर, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। सेल के अंदर ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इन्हें नॉन लिविंग कहा जाता है। फूड मटेरियल नॉन लिविंग है। ग्लाइकोजन जैसे कि लिवर में, मसल्स में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट्स एक्सेट्रा, they are also present and they are present as crystals, क्रिस्टल्स के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये कुछ एग्जाम्पल है। तो सिलिका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन द लीव्स ऑफ ग्रासेस। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स को कहते हैं सिस्टोलिथ, दे आर नोन एज सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ फॉर एग्जाम्पल्स प्रेजेंट होते हैं ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ मोमोडिका, मोमोडिका प्लांट के एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स को कहते हैं रैफिड्स, RAPHIDS, रैफिड्स। ये भी प्रेजेंट होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, लीव्स ऑफ इकोर्निया, इसमें ये अबंडेंस में पाए जाते हैं। So these are some inorganic substances which are present as crystals. उसके अलावा certain gases are present, that is oxygen, carbon dioxide, nitrogen, all these are present and they are the non-living constituent of cell. उसके अलावा waste substances are also present. For example, ammonia, यूरिया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है ना। उसके अलावा प्लांट्स में निकोटीन है, किसी प्लांट में क्विनीन है, गम, रेजिन्स, कैफीन। तो ये सारे जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स में हमने डिस्कस किया है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। So these are all waste substances that are present in the cell. लिविंग में सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं हम लोग। तो सेल ऑर्गेनेल में हमने बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया है, GRL सिस्टम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एक्सेट्रा। लाइसोसोम, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। अदर देन दैट सेल ऑर्गेनेल की कैटेगरी में एक और आता है माइक्रो बॉडीज। लाइसोसोम भी एक प्रकार का माइक्रो बॉडी है, लेकिन माइक्रो बॉडीज को हम लोग स्पेसिफिकली समझें तो माइक्रो बॉडीज क्या हैं, आप नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे बनते हैं ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, they are single membrane bound minute vesicle,
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल फिल्ड विथ एंजाइम्स, किससे फिल्ड है? दे आर फिल्ड विथ एंजाइम्स। सो दिस इज अबाउट द माइक्रोबॉडीज। इसमें वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले है स्पीरोसोम्स। स्पीरोसोम्स एक्चुअल में केवल पाए जाते हैं प्लांट सेल में। दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। They were first of all discovered by पर्नर। ये डिस्कवर किए गए हैं पर्नर के द्वारा। एंड इनका काम क्या होता है? They are filled with हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसीलिए इन्हें प्लांट के लाइसोसोम भी कहा जाता है। They are also known as plant lysosomes. They are present in abundance in endosperm of oil seeds. इनका काम क्या है? जो लाइसोसोम का काम है वही इनका काम है स्पीरोसोम्स का। क्या करते हैं ये? पहली बात तो एंजाइम स्टोरेज करके रखे हैं, न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज एंड हाइड्रोलिसिस व्हेन रिक्वायर्ड, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी जनरेट कराएंगे। ऑयल स्पीड्स के एंडोस्पर्म में क्यों प्रेजेंट होते हैं? एंडोस्पर्म का काम ही है न्यूट्रिएंट की तरह, न्यूट्रिएंट स्टोरेज की तरह काम करना। तो न्यूट्रिएंट स्टोरेज वाले हिस्से में ये प्रेजेंट होते हैं स्पीरोसोम्स अच्छी खासी मात्रा में, और जब रिक्वायर्ड होगा तो ये उसमें से न्यूट्रिएंट ब्रेक करके सप्लाई करेंगे। अगला है पेरोक्सीसोम, जो एक प्रकार का माइक्रोबॉडी है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल होते हैं, जैसे लाइसोसोम्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय रोडिन। They were discovered by Rodin in liver cell and kidney cells. इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स फॉर पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस। नाम से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। पेरोक्सीसोम पेरोक्साइड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट में, प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अमीनो एसिड है, न्यूट्रिएंट है, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, यूरिक एसिड है, एक्सेट्रा। इसको ब्रेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, और उससे बनाएंगे पेरोक्साइड, और कोई और चीज बन जाएगी। दिस इज पेरोक्साइड, बट इट इज टॉक्सिक फॉर स्टोरेज। अगर ये ज्यादा समय तक स्टोरेज होगी, ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स पर नुकसान पहुंच सकता है। तो अब क्या करेंगे? इस पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन करेंगे in presence of oxygen by the help of enzyme peroxidase and water and oxygen। अगर पेरोक्साइड का यूज है तो ओके, अगर यूज नहीं है तो उसको तोड़ दो। तो ये कैटालेस और पेरोक्सीडेस ये दोनों किस में प्रेजेंट है? पेरोक्सीसोम में। सो दे हैव एंजाइम फॉर पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस, और उन एंजाइम्स का नाम है कैटालेस एंड पेरोक्सीडेस। कैटालेस एंड पेरोक्सीडेस, दीज टू एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट हियर। तो ये प्लांट सेल्स में मिलता है। कौन से प्लांट सेल्स में मिलता है? फॉर फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि ये पेरोक्सीसोम इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो प्लांट सेल में होती है। वहां पर आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम ये तीनों मिलके ये काम करते हैं। कौन से तीन ऑर्गेनेल मिलके काम करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम, ये तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पेरोक्सीसोम।
अभी तक दो माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ा हमने, स्पीरोसोम जो केवल प्लांट सेल में मिलता है, पेरोक्सीसोम जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलता है, और पेरोक्साइड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनिमल्स में, और प्लांट्स में भी इन्वॉल्व होता है फोटो रेस्पिरेशन में। थर्ड टाइप देखेंगे, थर्ड माइक्रोबॉडी, that is glyoxysomes. It is a microbody from endoplasmic reticulum, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर के सारे जो सिंथेसिस किया है उसने, उस मटेरियल को वो पैक करके बाहर भेज देता है, क्या बना के, माइक्रोबॉडी बना के। It originates from ER and it was discovered by Beaver. It was discovered by Beaver. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ग्लायोक्सिलेट साइकिल। ग्लायोक्सिलेट साइकिल डिस्कस करेंगे हम लोग, ग्लायोक्सिलेट साइकिल क्या है, पर मैं आपको एक जनरल आइडिया बस दे रही हूँ। इट इज रिलेटेड टू ग्लूकोज सिंथेसिस, पर एट दिस स्टेप हम लोग ग्लायोक्सिलेट साइकिल नहीं पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोज सिंथेसिस नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं उसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अब इसका लोकेशन, इट इज प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग सीड्स। इट इज प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग सीड्स। क्या होता है, सीड्स के पास फूड स्टोर्ड होता है which is required during germination. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं लिपिड स्टोर्ड है, एग्जाम्पल लिपिड स्टोर्ड है, तो विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, तो क्या करेंगे, इसके जो एंजाइम्स हैं, इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स फ्रॉम ग्लायोक्सिसोम, दे कम हियर एंड जो स्टोर्ड लिपिड है उसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करवाना कहलाता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, और इससे जो आपको ब्रेक डाउन प्रोडक्ट मिलेगा, मोस्टली मिलते हैं आपको ऑर्गेनिक एसिड्स, like for example in fruits or whatever it can be. तो ये ग्लायोक्सिसोम का मैंने आपको फंक्शन बताया, ये किस में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, यानी कि इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। तो माइक्रोबॉडीज की बात कर रहे हैं, माइक्रोबॉडीज तीन प्रकार के हमने पढ़े, ग्लायोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम एंड स्पीरोसोम। स्पीरोसोम जो है वो केवल प्लांट में मिलता है, ग्लायोक्सिसोम केवल प्लांट में मिलता है, पेरोक्सिसोम दोनों में मिलता है। So this is all about microbodies and this is all about the cytoplasmic constituent, जो भी चीजें साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। इसके पहले जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक वीडियो 1 है आपका, उसको आप चेक कर लो, प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी डिस्कशन किया था। इन टुडेज क्लास हम लोग पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझेंगे और उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन हम कंपेयर करेंगे दोनों के मॉडिफिकेशंस, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के मॉडिफिकेशंस जो सेल से होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के मॉडिफिकेशंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जनरली सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन।
आज की डेट पे हमें बहुत कुछ मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, लेकिन पहले नहीं मालूम था। तो सबसे पहले एक्चुअल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आइडिया दिया गया था, दैट वाज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड लिपिड की बनी होती है। ये आइडिया दिया गया था 1902 में ओवरटन, गॉर्डियन एंड ग्रेंडल के द्वारा, और उन्होंने ये देखा कि कुछ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए थे तब, है ना, बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, एंड ही थॉट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की एक लेयर की बनी होती होगी। ठीक है, तो दिस इज लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल। पहले लगा कि लिपिड की एक सिंगल लेयर की बनी होगी, लेटर ऑन ही टोल्ड दैट इट मस्ट इट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड, कुछ इस तरीके से। लिपिड मॉडल जो दिया गया था, इसमें आपको ये याद रखना है कि जिस लिपिड की हम लोग बात कर रहे हैं वो फॉस्फोलिपिड है। आप चाहो वीडियो पॉज कर लो और आप चले जाओ किस वीडियो पे, बायोमोलिक्यूल्स में, जब हमने लिपिड के डेरिवेटिव्स टाइप्स ऑफ लिपिड जो है वो डिस्कस किया है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, देखो एक हेड पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है, ये नॉर्मल लिपिड की तरह है ना। दिस इज हेड पार्ट विच इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड दिस इज द फैटी एसिड रीजन। फॉस्फोलिपिड पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो ये एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल होता है, एम्फीफिलिक भी कहते हैं या एम्फीपैथिक भी कहते हैं। एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक, क्योंकि इसमें दो पोलर और नॉन पोलर दोनों चीजें प्रेजेंट है। फैटी एसिड कैसा है, इट इज हाइड्रोफोबिक, एंड ग्लिसरॉल हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक को हम क्या कहते हैं, पोलार। हाइड्रोफोबिक को हम कहते हैं नॉन पोलार। और उसी में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड रहता है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बन जाता है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड आप नोट पॉइंट बना के किनारे में लिख लो। पहले लिख चुकी हो तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लोगे तो आपकी कॉपी भर नहीं जाएगी एक दिन में, है ना। नोट पॉइंट को जरूर हमेशा लिखा करो, जितने बार कोई चीज पढ़ो उतने बार लिखो। 5 कॉपी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो जरूर। तो एम्फीपैथिक एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल होता है। अगला मॉडल जो है वो दिया गया था सैंडविच मॉडल। ठीक है, द नेक्स्ट मॉडल प्रपोज्ड इज सैंडविच मॉडल। इट वाज गिवन इन 1935, ये दिया गया था 1935 में बाय यू डेवसन एंड जेम्स डैनियली। दिस मॉडल सेज, सैंडविच मॉडल क्या कहता है देखेंगे, कि एक होती है लिपिड बाइलेयर, है ना, ये रही लिपिड की बाइलेयर, head facing outwards and tail facing inwards. So model describes a phospholipid bilayer that lies between two layers of globular proteins. मतलब कि इसके आजू बाजू दो लेयर है प्रोटीन की. This is one layer of protein. This is another layer of protein. Minute. So ये जो रेड कलर से बनी हुई है ये प्रोटीन की लेयर होती है, और प्रोटीन वाटर लविंग होता है, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक जोन है, हाइड्रोफिलिक जोन है। ऐसा क्यों बताया गया, पहले वाले मॉडल में ऐसा क्या था, पहले वाले मॉडल हमने बोल दिया लिपिड की बाइलेयर है, तो ऐसे कौन सा दिमाग में आइडिया आ गया कि हमने सोचा प्रोटीन है, हमने मतलब डैनियल डेवसन ने सोचा। एक्चुअल में उन्होंने सरफेस टेंशन चेक किया, ठीक है, सरफेस टेंशन चेक किया और ये रियलाइज हुआ कि प्रोटीन होगा यानी कि कोई और चीज होगी तभी सरफेस टेंशन इतना कम है सेल का। लिपिड सरफेस टेंशन को कम नहीं करता, कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो उनको रियलाइज हुआ कि क्या चीज प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, ये पूरी लेयर की वजह से ये मॉडल क्या हो जाता है, ट्राई लेमिनार।
ट्राइलेमिनार मॉडल। इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे प्रोटीन होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है विच वी आर अवेयर ऑफ। और ये किस तरीके से अरेंज है? टेल्स फेसिंग इनवर्ड्स, tails facing inwards, and protein is present on either side of the bilayer. इसके साथ ये पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होगी क्योंकि प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। ठीक है, क्योंकि और ये इट इज केपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट आयंस ऑफ डिफरेंट चार्ज, बहुत सारी चीजें। लेकिन देयर वर सम प्रॉब्लम्स विद दिस मॉडल कि इसके थ्रू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस फिर भी नहीं पास हो रहे थे, और इसका स्ट्रक्चर, ये जो आपने मॉडल दिया ना, इसके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन रियलिटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड तो नहीं है ना। और अकॉर्डिंग टू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल नेचर बता रहा था ये कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस would not pass through। तो मतलब ये जो पॉइंट दिया गया था ये गलत साबित हो गया डैनिली एंड डेवसन का। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया? गलत साबित हो गया। इन्होंने बोला जरूर था कि उसमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होगी, लेकिन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई, मैं आपको ओरिजिनल मॉडल जब बताऊंगी जो आज की डेट पे हम मानते हैं, तो आप डिफरेंस समझ पाओगे। बट अकॉर्डिंग टू द सैंडविच मॉडल प्रॉब्लम ये थी कि ये रिजिड स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पास नहीं हो रहे थे, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस वुड नॉट पास थ्रू अकॉर्डिंग टू दिस लेयर, क्योंकि बीच में पूरा का पूरा प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक मोइटी। राइट, तो प्रॉब्लम्स क्या थी डाल्सन एंड डैनिली के मॉडल में? इसने ये अज्यूम कर रहे थे कि सारी मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म थिकनेस रखती हैं, कांस्टेंट लिपिड प्रोटीन का रेशियो रखती हैं, विच इज नॉट ट्रू। इसने ये मान लिया कि ऐसा जो सिमेट्रिकल इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस होगा वो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा सब जगह पे, विच इज नॉट ट्रू। एंड परमिएबिलिटी ऑफ सब सब्सटेंसेस वर नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो उसके बाद अगला मॉडल जो कंसिडर किया गया दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या डिफरेंसेस आए, क्या चेंजेस आए, देखिए पहले मॉडल के कंपैरिजन में। इसमें भी लिपिड की बाइलेयर है, लेकिन इसने ये बोला कि आजू बाजू में ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं है बल्कि फाइबरस प्रोटीन है। क्या प्रेजेंट है? फाइबरस प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन। तो इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्यों बोला गया? इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस बताई, और वो थिकनेस है 75 टू 100 एंगस्ट्रम। बेसिकली 100 एंगस्ट्रम का मतलब 1 यूनिट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहा गया, इसीलिए इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। प्रोटीन, लिपिड की बाइलेयर, फिर प्रोटीन, ये सैंडविच मॉडल की तरह है। अंतर क्या है कि इसमें फाइबरस प्रोटीन लिया गया था। जो आपका पहला मॉडल दिया गया था उसमें भी फॉस्फोलिपिड है, यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड है, ये चीज सेम है। इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन इन 1959, राइट। तो प्रोटीन इन्वॉल्व है और प्रोटीन फाइबरस प्रोटीन होता है, तो ये बेसिकली एक स्टेप आगे ही था बस पुराने वाले मॉडल से। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सैंडविच मॉडल के जैसे ही है, सिर्फ प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग है। और एक और डिफरेंस आता है दोनों मॉडल में, वो है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो, जिसको मैं आपको अगले मॉडल में बता रही हूँ। अगला फोर्थ मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल विच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। अकॉर्डिंग टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, मैं ड्रॉ बना रही हूँ पहले आप ये देखिएगा।
कुछ इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर से। इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में पूरी तरीके से एम्बेडेड होते हैं लाइक दिस, और कुछ प्रोटीन्स केवल बाहर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पर जो प्रोटीन आपको दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, फाइब्रस दिख रहे हैं कि ग्लोबुलर हैं? देखिए, दिस इज फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। ज्यादातर हिस्सा जो है वो फॉस्फोलिपिड का बनता है, विच इज द मेन फैब्रिक ऑफ द मेम्ब्रेन। उसके बाद प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो इम्बीडेड रहते हैं। अब वो एक लेयर तक जा सकते हैं या दोनों लेयर तक जा सकते हैं, यानी कि ये प्रोटीन क्या है, ये देखिए, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। What is this protein? Again, integral protein. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन, देखो कई बार हम ये सोचते हैं कि ये वाला बाहर की तरफ है तो ये एक्सट्रिंसिक होगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। सही क्या है वो जो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बीडेड होना चाहिए, चाहे आधा इम्बीडेड हो। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इनर या आउटर सरफेस पर, मतलब ऑन द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर, मतलब कि सेल के अंदर की तरफ। एक सेकेंड, ये देखिए, तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो पेरिफेरल। ये अंदर की तरफ है अगर और बाहर की तरफ है तो भी पेरिफेरल प्रोटीन। इट इज नॉट एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड लेयर। अदर देन दैट और क्या चीजें प्रेजेंट हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक प्रकार का लिपिड और प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। ये देखिए, दिस इज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। Now this is very important for membrane fluidity. Membrane fluidity. This is the structure. उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए कैसे अरेंज होते हैं, दो प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, है ना, मतलब कि ये कॉन्जुगेटेड है प्रोटीन के साथ एंड लिपिड के साथ, और जनरली ये बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ये मान लीजिए फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन आउटर साइड का जो एरिया है यहाँ पर प्रेजेंट है। एक है ग्लाइकोप्रोटीन एंड द अदर इज ग्लाइकोलिपिड। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन ना आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है, यानी कि ये सेल के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। कहने का मतलब ये है मेरी बॉडी के जितने भी सेल होंगे उन सबका ग्लाइकोप्रोटीन, आपकी बॉडी के सेल के जितने भी ग्लाइकोप्रोटीन होंगे उससे अलग होगा, वो सेल का आईडी कार्ड होता है। इसी की मदद से हमारी बॉडी में जब भी कोई नया सेल, बाहर वाला सेल एंटर करेगा ना, तो तुरंत उसको पहचान जाते हैं, कैसे? उसके ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। सो दिस इज फॉर सेल आइडेंटिफिकेशन एंड ग्लाइकोलिपिड इज फॉर सेल प्रोटेक्शन। बेसिकली आप पूरे स्ट्रक्चर को कह सकते हो दैट प्रोटीन आइसबर्ग in a sea of lipids. लिपिड्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड नेचर देते हैं, इसीलिए इसे क्वासी फ्लूइड मॉडल भी कहते हैं। दे प्रोवाइड क्वासी फ्लूइड नेचर, मतलब व्हाट डू वी मीन बाय क्वासी फ्लूइड नेचर? अ मिनट,
ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसकी कुछ खास बातें हैं। पहला तो देखो ये जान लो आप, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, है ना। एक्सट्रिंसिक जो बाहर की तरफ होती है, और पेरिफेरल वाला जो है वो लूजली अटैच्ड होता है, पर वही इंट्रिंसिक वाले लूजली अटैच नहीं होते हैं। और एक और काम होता है इन इंटीग्रल प्रोटीन का, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह भी काम करते हैं, सेल से चीजें अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एक्सचेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कह रही हूँ कि लिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड पर्टिकुलरली, वो क्वासी फ्लूइड नेचर रखता है। इसका मतलब ये होता है कि लिपिड मूवमेंट दिखाता है, और वो मूवमेंट दो प्रकार की होती है। एक होती है ट्रांजिशनल मूवमेंट, एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्वासी फ्लूइड नेचर को आप ऐसे समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आप निडल लगा रहे हो, सेल के ऊपर आपने निडल प्रिक किया, ठीक है, तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नीडल चली जाएगी। सेल मेम्ब्रेन, नीडल आप वापस निकालो तो सेल मेम्ब्रेन वापस से उस जगह को कवर भी कर देती है। तो ये ऐसे कैसे कवर कर दिया उसने? आपने तो गड्ढा कर दिया था ना, तो गड्ढा हो गया, जैसे सड़क पे गड्ढा हो गया था, ऐसा तो नहीं रोड अपने आप भर देती है उसको। ऐसा होता तो कितना बढ़िया हो जाता। लेकिन हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में अगर आपने नीडल प्रिक करके गड्ढा कर दिया, नीडल बढ़िया अंदर चली जाएगी, आप सोचोगे वाह मैंने गड्ढा कर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लेकिन आफ्टर सम टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब आपने नीडल निकाल दी तो वापस उसको वो कवर कर देते हैं। कैसे करते हैं? लिपिड्स खसक जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आप लिपिड को तोड़ नहीं रहे हो, जब आप गड्ढा कर रहे हो आप इनको किनारे कर रहे हो, वो खुद किनारे हो रहे हैं। सो ट्रांजिशनल मूवमेंट होता है मूवमेंट इन फॉस्फोलिपिड phospholipid in same layer, within the same layer. एंड फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ phospholipid between two layer, between two bilayer, no, between two bilayer. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर जो है वो पोरस नेचर का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस है नेचर में। इसका साइज कितना है? 75, यानी कि थिकनेस, द होल थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 to 100 एंगस्ट्रम। मतलब कि ये बात पुराने वाले मॉडल की तरह ही है, वो चीज सही थी पुराने वाले मॉडल में, है ना, उसकी थिकनेस। और क्योंकि मैं कह रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है, पोर साइज कितना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? 7 to 10 एंगस्ट्रम, राइट। एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, सिवाय एक चीज की, प्रॉपर्टीज। बाकी मेम्ब्रेन से ये बेहतर कैसे है? इसके पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से मिलती है और फॉस्फोलिपिड की वजह से भी मिलती है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी नेचर रखती है, डायनेमिक है, यानी कि इट शोज फ्लेक्सिबिलिटी। उसके अलावा इसमें फिक्स्ड नहीं होता है प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो, बल्कि वेरिएबल प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो मिलता है, वेरिएबल रेशियो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सेमी परमिएबल नहीं है, बल्कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। मतलब सेलेक्ट करती है कौन सी चीजों को आने देना है और कौन सी चीजों को आने देना नहीं है, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें से प्रीवियस ईयर में मैं आपको बताऊं कौन से क्वेश्चन आए हैं। बाइलेयर के क्वेश्चंस आए हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस है या नहीं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, मूवमेंट कौन से प्रकार का होता है। क्वेश्चंस इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर को आखिरी में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आप उसके अलावा एनसीईआरटी वीडियोस भी देख सकते हो रिवीजन के लिए, टॉपिक का सिर्फ समराइज किया गया लेकिन उन वीडियोस में।
तो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया। और हाँ, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया ना, कंफ्यूज जाते हैं कुछ लोग। गलत, कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि जब आप सेंटेंस पढ़ते हो आप उसको डायग्राम में अप्लाई नहीं करते हो। डायग्राम बनाओ बढ़िया से, एक पूरे पेज में ड्रॉ को बनाओ। देखिए, ये वाला ड्रॉ मत बनाना, जो मैंने बनवाया है उसको बनाना। अब ये वाला ड्रॉ देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लुक एट दिस वन। तो यू सी, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, प्रोटीन प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन है। जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं जिसे। ग्लाइकोप्रोटीन है एंड ग्लाइकोलिपिड है, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है एंड साइटोस्केलेटल फिलामेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है साइटोस्केलेटन में। तो ये फिलामेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका एक फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, शेप मेंटेन करके रखने में मदद करते हैं। उसके अलावा दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट और मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।